So hello everyone, I welcome you all to UIS. द हिंदू के एडिटोरियल और एक्सप्लेनर सीरीज़ के एनालिसिस में आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ट्रीटी है, उसके कंटेक्स्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड दैट इज़ रिलेटेड विद द हाई सी। हाई सी का क्या इम्पोर्टेंस है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एक एक करके। आज के जो टॉपिक्स हैं हमारे लिए, जैसे एक तो चैटबॉट ये एक एडिटोरियल है, तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 2-3 पॉइंट्स ही हैं। तो टेक्नोलॉजी किस तरीके के चैलेंजेस ला सकती है इथिकल एस्पेक्ट में, और कई प्रकार के चैलेंजेस है, ये टॉपिक हो गया। फिर वुमेन एम्पावरमेंट और डिजिटल सॉल्यूशन, इस पर एक बढ़िया प्रश्न आपके लिए बन सकता है। वुमेन रिलेटेड इश्यूज जीएस पेपर 1 के लिए इस पे प्रश्न आपके लिए जो है फ्रेम हो सकता है। देन आपका जो हीट वेव्स है, इस पर कई सारे एस्पेक्ट हैं, वो डिस्कस करेंगे। हीट वेव्स क्या है, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ज्योग्राफी प्लस आईआर का टॉपिक है। ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो हाउ डिड द ट्रीटी ऑन द हाई सी कम थ्रू, किस तरीके से जो ट्रीटी है आपकी हाई सीज के ऊपर, तो ये पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशन दोनों को लिंक करके यहाँ पे आपका प्रश्न फ्रेम हो सकता है। सो आज के टॉपिक से एक तो हीट वेव्स है, रोल ऑफ मैराइन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन ट्रीटी है, बीबी पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया, बीबीएनजे ट्रीटी है। उसका डिजिटल सॉल्यूशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये एक टॉपिक आपका हो गया जीएस पेपर 1 का। चैटबॉट एंड अपकमिंग चैलेंजेस क्या हैं, तो ये टेक्नोलॉजी बेस्ड चैलेंजेस क्या हो जाता है। फिर आखिर में जो मेंस का प्रश्न है, दैट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू। आज का मेंस का प्रश्न ये है आपका, सो व्हाट रोल मैराइन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरिया बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन कैन प्ले इन मैराइन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, मैराइन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, यह पूरा सही कर लो। मैराइन रिसोर्स मैनेजमेंट, व्हाट रोल इट कैन प्ले इन मैराइन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, इसका लिमिटेशन डेवलपिंग कंट्रीज के लिए क्या है, 250 वर्ड्स में लिखना है। तो सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे आपको अपने आंसर को पोस्ट करना है। जो बेस्ट आंसर है वो कल के क्वेश्चन का, वो लास्ट में आई विल शेयर विथ यू, तो आप लोग एक बार गो थ्रू हो जाना। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड दिस इज रिलेटेड विद जीएस पेपर 3। एनवायरमेंट और ज्योग्राफी के अंदर हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इज हीट इन इंडिया सेट टू गेट वर्स, क्या इंडिया के अंदर जो हीट है वो और अधिक बुरी स्थिति में चला जाएगा। अब इसमें बिल्कुल आपके लिए प्रश्न बन सकता है। इसमें जो कॉज है उस पर हम लोगों ने डिस्कशन किया है एंड वी हैव डिस्कस्ड इट कि लास्ट 3 ईयर्स से ट्रिपल ला नीना इवेंट हम फेस कर रहे हैं। वी आर फेसिंग दैट, वी कॉल इट एज अ ट्रिपल ला नीना इवेंट। ये ऑलरेडी हम लोग फेस कर रहे हैं, वी कॉल इट एज ट्रिपल ला नीना इवेंट। और ये क्या होता है ला नीना एंड ऑल, वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एल नीनो दिस ईयर। एल नीनो एक बड़ा फैक्टर है जो कि हीट वेव्स के लिए रेस्पॉन्सिबल आपका इस समय, जो इंडिया की बात करें तो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल। इसमें संडे का जो द हिंदू है उस पर भी डिस्कशन हो। अभी इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं उसको देखते हैं। तो देखो, ये कहा गया कि जो फरवरी है, इस साल का जो फरवरी है, अभी आपका मार्च चल रहा है, तो फरवरी के महीने को कंसिडर किया गया हॉटेस्ट, इस समय सबसे हॉटेस्ट है सो फार सिंस 1901। और स्टडी की बात करें तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, तो इसमें हाईलाइट किया गया 5 मिलियन पीपल डाइड ऑन एन एवरेज ईच ईयर। अब खुद इमेजिन करो, ईच ईयर वर्ल्ड वाइड बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब जो बीमारी है एक्सट्रीम टेम्परेचर से लिंक्ड है, हाई टेम्परेचर, क्योंकि आपकी बॉडी बियर नहीं कर सकती, और भी बहुत प्रकार के नई नई चीज़ें आ रही हैं। देखो, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जिस तरीके से टेम्परेचर कंटिन्यूस बेसिस में इंक्रीज हो रहा है, देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ग्लेशियर की मेल्टिंग हो, नए नए जो वायरस ट्रैप्ड हैं वो बाहर निकले, हमें बीमार करें, बायोडाइवर्सिटी भी आपकी इससे काफ़ी अधिक अफेक्ट होगी। दूसरा ये भी हाईलाइट किया गया कि जो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब द डिफरेंस बिटवीन हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। तो ये हाई टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि दोनों के बीच में जो गैप है, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर के बीच का जो गैप है, उसमें भी चेंजेस आ रहे हैं। जैसे टेम्परेचर हाई तो बहुत हो रहा है, लो टेम्परेचर भी हाई की तरफ जा रहा है। सो इससे क्या है कि जो गैप है डे नाइट के बीच का टेम्परेचर, या फिर डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, उसमें भी वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो मैक्सिमम और मिनिमम जो टेम्परेचर है उसके बीच का जो गैप है, या फिर वी कैन से समर में मैक्सिमम टेम्परेचर, विंटर में मिनिमम टेम्परेचर। तो विंटर में भी अब हाई टेम्परेचर हो रहा है, समर में भी अब मैक्सिमम का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो रहा है। सो दिस इज सीन। और इसका एक जो फैक्टर हमने डिस्कस किया वो एल नीनो से भी वी हैव लिंक्ड इट, दैट इट इज लिंक्ड विद एल नीनो से भी हमने इसको लिंक किया। 2019 की अगर बात करें तो ये रिपोर्ट आप हाईलाइट कर सकते हो, कोट कर सकते हो कि 2019 का जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट है, इसमें कहा गया कि लगभग 5.8% वर्किंग आवर्स का लॉस होगा। क्यों होगा? क्योंकि जैसे मान लो आपको काम करना है,
बहुत ज़्यादा गर्मी, हीट स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। सो बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट स्ट्रेस की बात करोगे तो हीट स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो बिकॉज ऑफ दैट जो हीट स्ट्रेस है और जो गर्मी आपकी इंक्रीज हो रही है, इससे वर्किंग आवर वी विल नॉट बी एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, हम काम सही से नहीं कर सकते हैं। तो वर्किंग आवर्स का भी लॉस है एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, लाइक वी कैन से कि इसमें लगभग इतने फुल टाइम जॉब्स का लॉस होगा, लाइक एग्रीकल्चर कंस्ट्रक्शन में इतना जॉब हो, क्योंकि देखो गर्मी का टाइम होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो जो ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं दे विल मूव टूवर्ड्स मैकेनाइजेशन, मतलब ये मशीनरी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे, दे विल फोकस मोर ऑन मशीनरी। ये एक चैलेंज आगे चल के देखने को जो है आगे चल के देखने को मिल जाता है। दूसरा ये भी कहा गया कि जिस तरीके से जो हीट वेव्स आपकी इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से जो डेथ होगी वो इतनी ज़्यादा होगी कि कैंसर और इन्फेक्शियस जो डिजीजेज हैं उसके इक्वलेंट लगभग इतना लाइफ का लॉस होगा, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अब इसमें क्या हम कर सकते हैं, व्हाट शुड बी डन, क्या किया जा सकता है? तो कहा गया कि सेंडाई जो फ्रेमवर्क है, सेंडाई फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है, ये डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसमें जैसे ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें देश एग्री करते हैं कि अगर डिजास्टर जिसमें हीट वेव्स भी आता है, अगर आती है तो हमें क्या क्या चीज़ें फॉलो करना चाहिए। जैसे पहले बता दिया जाए कि अच्छा देखो हीट वेव्स आने वाली, पब्लिक अवेयरनेस की इस समय नहीं निकलना चाहिए, हीट एक्शन प्लान ऑलरेडी आपका होना चाहिए। तो एक तो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, पब्लिक अवेयरनेस इंक्रीज करना है, हीट एक्शन प्लान है, तो ये सारी चीज़ों पे आपका फोकस किया गया है। सो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना। दूसरा कहा गया कि जैसे जैसे इमरजेंसी कूलिंग सेंटर्स हो, जैसे आप जा रहे हो और सडनली बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, तो कूलिंग सेंटर्स भी होना चाहिए, जैसे टोरंटो और पेरिस के अंदर है। यहाँ पे लाइक स्ट्रेटजिकली सर्वाइवल गाइड्स दैट आर स्ट्रेटजिकली डिस्प्लेड, अब यहाँ पे डिस्प्लेड इट मीन्स कि अगर हीट वेव्स है तो क्या क्या कदम आपको उठाना चाहिए। एथेंस में जैसे किया गया, वाइट रूफ जैसे लॉस एंजलिस में है, ग्रीन रूफ टॉप और रॉटरडम में है, जो टावर ब्लॉक्स है, सेल्फ शेडिंग टावर ब्लॉक्स हैं, अबू धाबी में है, ग्रीन कॉरिडोर जिसमें हरियाली ही है जैसे मेडलिन में है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं या कदम हैं जो कि आप कोट कर सकते हो कि अगर हीट वेव्स आती है तो हमें क्या करना चाहिए। ये भी आपका हाईलाइट किया गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अब देखो अगर आप इमेजिन करो या देखो कि जहाँ बहुत अच्छा वेजिटेशन होता है या पानी पास में होगा तो वहाँ पे इतना इम्पैक्ट हीट वेव्स का नहीं होगा। जो हीट वेव्स का इम्पैक्ट है दैट विल बी लेस, ये वी आर अवेयर अबाउट दिस पॉइंट। तो हीट वेव्स का जो इम्पैक्ट है दैट विल बी लेस। लेकिन जैसे जैसे अगर आप इफ विल सी कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कॉन्क्रीटाइजेशन बहुत है, आपके पेड़ पौधे नहीं हैं, पानी नहीं है, उस जगह पे जो टेम्परेचर दैट विल ऑल्सो बी हायर इन कंपैरिजन। अर्बन हीट आइलैंड्स का फॉर्मेशन होता है। अर्बन हीट आइलैंड, कमेंट सेक्शन में बताओ अर्बन हीट आइलैंड्स क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म कॉल्ड एज अर्बन हीट आइलैंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन हीट आइलैंड। तो हमें क्या करना है कि जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स पे वी हैव टू आइडेंटिफाई, इन जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में वी हैव टू आइडेंटिफाई कि अच्छा इस जगह पे ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और उसके लिए उस हिसाब से हमें अपना एक्शन प्लान भी डेवलप करना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड द ट्रीटी ऑन द हाई सी कम्स थ्रू। ये एक टॉपिक आपका बनता है जीएस पेपर 1, जिसे आप ज्योग्राफी और आईआर के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, हाई सी के ऊपर है। अब हाई सीज क्या होते हैं, ये एक्सप्लेनर सीरीज का एक अच्छा टॉपिक है और इसमें बिल्कुल प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकता है ज्योग्राफी और आईआर की जब हम बात करते हैं। तो देखो ये अगर आप मैप देखो ना तो इससे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट बेसिकली इज हाई सी। देखो मान लो ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया, मान लो इंडिया का कॉन्टिनेंटल सेल्फ एरिया, तो हमारा ज्यूरिडिक्शन कहाँ तक होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक होता है, जिसे हम शॉर्ट में ईईजेड बोलते हैं, ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक हमारा ज्यूरिडिक्शन होता है। सो व्हाट अबाउट बियॉन्ड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो वहाँ पे जो रीजन होता है उसको बोलते हैं हाई सी रीजन, हाई सी रीजन। अब जो मान लो कई प्रकार के जीव हैं, रिसोर्सेस हैं, दे आर प्रेजेंट इन हाई सी रीजन ऑल्सो। सो हमारे पास एक लॉ है जिसे हम ऑलरेडी कहते हैं यूनिक्लोज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, जो कि 1982 के अंदर आया था। जो क्या बात करता है, इट टॉक्स अबाउट कि किस तरीके से हमें मतलब किस देश का किस कहाँ तक ज्यूरिडिक्शन और किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करना है। जैसे बताया गया कि इतना नॉटिकल माइल्स को हम टेरिटोरियल सी बोलते हैं, 24 नॉटिकल माइल्स को कंटिग्यूअस जोन बोलते हैं, 200 नॉटिकल माइल्स को एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, और ये सारा ज्यूरिडिक्शन देश के अंदर होता है। इसके बियॉन्ड का एरिया हाई सी। बट हाई सी रीजन को किस तरीके से हमें मैनेज करना है,
क्योंकि हाई सी रीजन में देश का जुरिडिक्शन नहीं है। इनोसेंट पैसेज अलाउड, मतलब आप किसी आर्म्स एमुनेशन को नहीं, बट ऐसे पास होना है तो आप पास हो सकते हो, जा सकते हो, तो आर्म्स एमुनेशन लेके नहीं। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक, जैसे इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, तो यहाँ पे पेट्रोलिंग का काम कोस्ट गार्ड का होता है। देयर इज अ एजेंसी, आप सभी को पता हो, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड होती है। हाई सी रीजन में जो पेट्रोलिंग करती है वो नेवी करती है। ये तो सिक्योरिटी के एस्पेक्ट में हो गया। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट रिसोर्सेस मैनेजमेंट, तो उसमें क्लैरिटी चाहिए कि किस तरीके से रिसोर्सेस, अगर कमर्शलाइजेशन होता किसका कितना होगा, कैसे मैनेज होगा, ये सब चीज़ें जरूरी है। तो इसी के लिए लगातार बातचीत हो रही है और एक ट्रीटी रीच की गई है जिसे अभी रेटिफाई करना, इंप्लीमेंट नहीं हुई, और इसका नाम रखा गया मैराइन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन। बियॉन्ड, अब बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड। हाई सी रीजन में नेशनल ज्यूरिडिक्शन नहीं है, और बायोडाइवर्सिटी जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, मतलब जो मैराइन डाइवर्सिटी जो है एग्जिस्ट करती है, उसको हम कैसे मैनेज करना, वो आपका हाई सी रीजन में उसको कैसे मैनेज करना, दैट इज देयर। तो ये ट्रीटी ऑल्दो इट्स नॉट रेटिफाइड येट, बट ये ट्रीटी रीच हुई है। लास्ट काफी समय से इस पर डिस्कशन भी कंटिन्यूस बेसिस में हो रहा है। सो एज वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज हाई सी, तो हाई सी क्या है, दिस इज हाई सी रीजन, ये जो है हाई सी रीजन है। एंड अगर देखा जाए तो ये हाई सी रीजन एक इंपॉर्टेंट एरिया, क्योंकि देखो समुद्र है, समुद्र में रिसोर्सेज तो हाई सी रीजन में कई प्रकार के होते हैं, चाहे वो फिशिंग पोटेंशियल हो, कई प्रकार के, जैसे जो मेटेलिक नोडुल्स प्रेजेंट होते हैं समुद्र के नीचे, जिसमें आप जाके उसको निकाल सकते हो, और जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप इस्तेमाल करना चाहते हो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वाई दिस हाई सी इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज 60% वर्ल्ड का ओशन इसी रीजन के अंदर आता है। मतलब आप ये मानो कि 60% जो ओशियन है उसमें किसका ज्यूरिडिक्शन है पता नहीं। अब यहाँ पे फिर जिन्हें मौका मिलता है, जैसे मान लो चाइना का मन किया चले गए हाई सी रीजन में फिशिंग करने चले गए, इस टाइप से होगा। तो या जापान में जैसे व्हेल की बहुत फिशिंग होती है तो वो करने चले गए। तो ये थोड़ा सा देखना कि 60% ऐसा समुद्र का एरिया जिसमें ज्यूरिडिक्शन डिफाइंड नहीं है, एंड लगभग 2.7 लाख नॉन स्पीसीज इसमें प्रेजेंट है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि अगर ज्यूरिडिक्शन डिफाइंड नहीं है, पता नहीं कौन किसको कंट्रोल करेगा, तो फिर बायोडाइवर्सिटी का भी बहुत ह्यूज लॉस है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए वी नीड अ ट्रीटी जिससे ये चीज़ सारी चीज़ें डिफाइन की जा सके कि आखिर ये जो बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है हाई सी रीजन के अंदर, और इसी के लिए ये ट्रीटी आपकी रीच आपकी हुई है। दूसरा ये भी कहा गया कि देखो कई प्रकार के डेवलपमेंट भी हो रहे हैं हाई सी रीजन में, जैसे एल नीनो जैसे अफेक्ट देखने को मिल रहा है, ओशन एसिडिफिकेशन जैसी चीज़ों को देखने को मिल रहा है। मतलब जो समुद्र है, समुद्र में कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, फिर कार्बोनिक एसिड जैसी चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जो पानी है वो एसिडिक हो रहा है, जिससे मैराइन लाइफ अफेक्ट होगी, ये सब चीज़ें होगी, जिससे मछलियाँ अफेक्ट होंगी, ऑल दिस विल बी अफेक्टेड। जो दूसरी डाइवर्सिटी है, मैराइन डाइवर्सिटी जो इस पर है, वो भी आपकी अफेक्ट होगी। हीट काफ़ी अधिक एब्जॉर्ब हो रही है, तो टेम्परेचर भी आपका बढ़ रहा है, पानी का जो टेम्परेचर है, एल नीनो जैसे इवेंट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब ये सब चीज़ें उन जगहों पे हो रही हैं, ये सब चीज़ें जो हैं उन जगहों पे हो रही है, है ना, ये सब चीज़ें जो है उन जगहों पे हो रही है जहाँ पे आपका जो जुरिडिक्शन है दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज हाई सी रीजन, जो कि 60% एरिया जिसमें जुरिडिक्शन आपका डिफाइन नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर वी नीड सर्टेन लॉ, या कुछ लॉ की जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज भी जो देश पावरफुल होगा वही कोशिश करेगा कि ठीक है हाई सी रीजन को हम यूज कर लेते हैं। अब देखो ये भी कहा गया कि जो ह्यूमन से रिलेटेड एस्पेक्ट है, मतलब जैसे वी टॉक अबाउट आवरसेल्फ, तो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, अगर हमारे पास रिसोर्सेस हैं तो हम माइनिंग कर रहे हैं, नॉइस पोल्यूशन है, केमिकल स्पिल है, फायर है, वेस्ट है, मतलब दुनिया भर की जितनी भी ओवर फिशिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, कोई भी स्पीसीज को कहीं भी इंट्रोड्यूस कर दिया, कोस्टल एरियाज में खूब पोल्यूशन हो रहा है। तो ये सब ऐसे है कि हम ह्यूमन रिलेटेड फैक्टर से पूरी की पूरी जो बायोडाइवर्सिटी है समुद्र की, दैट इज बीइंग अफेक्टेड, या समुद्र पूरे तरीके से आपका इससे अफेक्ट होता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हमें बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करना है तो कुछ एरिया को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसे जैसे हम नेशनल पार्क सेंचुरीज डिक्लेयर करते हैं, ऐसे मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, इवन इन हाई सी रीजन, क्योंकि बहुत ही कम एरिया, मान लो अराउंड 1% ही हमने उसे प्रोटेक्टेड एरिया डिफाइन किया, और बहुत ह्यूज डाइवर्सिटी समुद्र में एग्जिस्ट करती है। मैराइन बायोडाइवर्सिटी जो है, बहुत ह्यूज बायोडाइवर्सिटी इस जगह पे एग्जिस्ट करती है। सो दैट वी हैव टू सी। सो हाउ लॉन्ग डिड द प्रोसेस टेक। अभी जैसे मान लो 1982 में आपका यूनक्लोस आया, इसमें डिफाइन आपका सब कुछ किया गया, बट अभी हाई सी रीजन जैसे अभी हमने डिस्कस किया, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी के अंदर वी हैव डिसाइडेड कि 200 नॉटिकल माइल तक देश का ज्यूरिडिक्शन। बट व्हाट अबाउट द हाई सी रीजन,
हाई सी रीजन में हमने डिफाइन नहीं किया, तो उस पर लगातार बातचीत चल रही थी। अब कई फैक्टर्स हैं, लाइक अब फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2015 में कहा कि एक इंस्ट्रूमेंट हम डेवलप करते हैं विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द सी। मतलब ये जो फ्रेमवर्क डेवलप भी किया जा रहा है हाई सी रीजन के लिए, दैट इज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द सी के कन्वेंशन मतलब एरिया के अंदर ही है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी के अंदर ही है। सो बिकॉज इट इज विद इन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, लॉ ऑफ द सी के अंदर ही है ये जो फ्रेमवर्क है, बिकॉज दिस फ्रेमवर्क इज अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी, तो फिर इट इज ईजी ऑल्सो कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें, बिकॉज ऑलरेडी 1982 से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द सी आपका देश, कई देश अवॉइड कर रहे हैं, ऑल्दो कुछ नहीं भी कर रहे जैसे चाइना जैसा, बट अगेन इट स्टिल हमें हाई सी रीजन में जो एक ज्यूरिडिक्शनल डेफिनेशन है, किसका कितना ज्यूरिडिक्शन है, क्योंकि इसी बेसिस पर ही हम बायोडाइवर्सिटी का जो प्रोटेक्शन है उसके लिए कदम उठा सकते हैं। जैसे किसी को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किसी रीजन को अगर कर दिया जाए, सो ट्रीटी की अगर बात किया जाए तो ये ट्रीटी हाईलाइट करती है कि जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, डिग्रेडेशन है समुद्र के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ की वजह से, उसको रिकॉग्नाइज करना, 30% जो वर्ल्ड ओशियन है उसको प्रोटेक्टेड एरिया में लेकर आना, मैराइन कंजर्वेशन पर फोकस करना। तो ये पॉइंट्स याद रखना क्योंकि ये डायरेक्टली प्रश्न इसमें फ्रेम हो सकता है। तो एक तो यहाँ पे है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है उसको रिकॉग्नाइज करना, डिग्रेडेशन जो बायोडाइवर्सिटी का हो रहा है, 30% एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर करना, मैराइन जो कंजर्वेशन है मतलब जो ये समुद्र में बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एफर्ट है वो आपका करना, जो रिसोर्सेस हैं उसका सही से इस्तेमाल करना। ऑल्दो ये जरूर से आ जाता है कि अगर आप रिसोर्सेज का कमर्शलाइजेशन करोगे तो इसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका क्या रोल होगा, ठीक है, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका क्या रोल होगा, तो ये आपको याद रखना। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एक बड़ा फैक्टर आपका बनता है, ठीक है, कमर्शलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो एक बड़ा फैक्टर बनता है। सो यहाँ पे क्या है कि अगर आप हाई सी रीजन में रिसोर्सेज का कमर्शलाइजेशन करोगे तो डेवलपिंग कंट्रीज का क्या एक शेयर है इस पर, डेवलपिंग कंट्रीज भी इसी चीज से कंसर्न है। ऑल्दो ये कहा गया कि हम एक कमेटी बनाएंगे, वो गाइडलाइंस फ्रेम करेंगे कि अगर ऐसी स्थिति होती है तो जो भी रिसोर्सेस हैं, चाहे जेनेटिक रिसोर्सेस हों या जो भी रिसोर्सेस हैं, तो उसको किस तरीके से ओवरऑल सभी के बेनिफिट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चीज़ भी आपकी हाईलाइट की गई है। जैसे अब मान लो समुद्र है, समुद्र में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जिनके जीन का इस्तेमाल किया जा सकता है, जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है, फार्मास्यूटिकल दवा बनाने के लिए और भी कई पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ह्यूज पोटेंशियल आपका जेनेटिक रिसोर्सेज का एग्जिस्ट करता है, ये भी आपको याद रखना। अच्छा, आज से एक नया जो है वो स्टार्ट होगा 8:15 पे इसी चैनल के अंदर जो एक्सपेक्टेड टॉपिक सीरीज है हर दिन आपकी आएगी। तो अगर आप 23 की तैयारी कर रहे हो तो इसको जरूर से गो थ्रू हो जाना। आज हम लोग लगभग 8 टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आपको बस क्लिक करना है उसमें। तो ट्राइसोनिक विंड टनल क्या है, रामजे डेंजर, डैश पॉइंट, मेगा कॉन्स्टलेशन के कंसेप्ट, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दिस विल फॉल अंडर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स आई एम गोइंग टू डिस्कस। आपका डेली बेसिस में ये रिवीजन सीरीज के टॉपिक्स आएंगे, तो ये जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो आपके कवर होंगे, तो इसको आप लोग जरूर से गो थ्रू होना। अगर आप 23 की तैयारी कर रहे हो, अगर आप 24 की कर रहे हो तो फिर आप आराम से अपना बाद में देखना। 23 की कर रहे हो तो इस सीरीज थोड़ा सा आप लोग जरूर से शेयर करना, थोड़ा पार्टिसिपेशन जो है जरूर से करना। जस्ट टू इन्फॉर्म यू, इसलिए मैंने बीच में स्लाइड इंक्लूड करी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दिस इज अंडर जीएस पेपर 1, वुमेन रिलेटेड इश्यूज के अंदर हम इस टॉपिक को लेकर आ सकते हैं और यहाँ पे डिजिटल सॉल्यूशन पर चर्चा की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक चीज हमें याद रखना कि विश्व जो है वो डिजिटल पेनिट्रेशन की तरफ बढ़ रहा है। डिजिटल पेनिट्रेशन मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो एक्सेसिबिलिटी कैसे इंक्रीज करे। तो आपके पास एक तरफ डिजिटल हैव्स हैं और दूसरी तरफ आपका डिजिटल हैव नॉट्स हैं, ठीक है, डिजिटल हैव नॉट्स। डिजिटल हैव नॉट्स का मतलब क्या होता है, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी एक्सेस कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते हैं, डिजिटल हैव, डिजिटल हैव नॉट्स। अब इसमें देखो जो हैव नॉट्स में वुमेन का भी देखना जरूरी है। तो देखो विश्व में जो विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व किस तरीके से डिवाइड हो रहा है, विश्व डिजिटल हैव्स और डिजिटल हैव नॉट्स के बीच में डिवीजन हो रहा है। इनइक्वालिटी का भी बेसिस है, जैसे पहले फैक्टर इनइक्वालिटी के लिए अलग थे, आज के फैक्टर में, आज के समय में जो आप कह सकते हैं कि जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, आज के समय में जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल जो है अगर बात की जाए, आज के समय में जो फैक्टर्स, द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनइक्वालिटी विद इन द सोसाइटी, सोशल इनइक्वालिटी, वो डिजिटल इनइक्वालिटी की वजह से भी हो सकती है। जैसे मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कोई
पर्सन या वुमेन मैन जिसकी भी बात करो, वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन हेल्थ सब कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज एक्सेस कर पा रहा, एक नहीं कर पा रहा है, क्यों? डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है। सो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में डिवाइड एग्जिस्ट होगा, एक का विकास हो जाएगा, एक नहीं रहेगा। तो सोशल इनइक्वालिटी के लिए डिजिटल इनइक्वालिटी भी रिस्पॉन्सिबल है। इवन इसमें अगर आप मैन और वुमेन की बात करो, मैन चीज़ें एक्सेस कर पा रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बढ़िया फोन, सब कुछ डिजिटल लिटरेसी एंड एवरीथिंग, वुमेन नहीं कर पा रही, तो जेंडर इनइक्वालिटी भी एग्जिस्ट आपकी इसमें करेगी। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको आपको थोड़ा सा एक कंटेक्स्ट जो है दैट हैज टू बी देयर, ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। सो इस बार इंटरनेशनल जो वुमेन डे है उसका ये थीम है 2023 का, डिजिटल ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। एंड यहाँ पे जो रोल है डिजिटल टेक्नोलॉजी किया पोस्ट पैंडेमिक में, वो बहुत तेजी से इंक्रीज किया। तो यहाँ पे ओवरऑल सोसाइटी अपलिफ्टमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका रोल रहा है। लेकिन यहाँ पे कई प्रकार के चैलेंजेस भी एग्जिस्ट कंटिन्यूस बेसिस में कर रहे हैं। क्या है वह? जेंडर इनइक्वालिटी। जैसे कई चीज़ों को मैन बढ़िया तरीके से एक्सेस कर पा रहा है, वुमेन पीछे रह रही है, तो देर इज अ जेंडर इनइक्वालिटी दैट विल एक्सेस। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी, कोई टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पा रहा है, कोई टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं कर पा रहा है, कोई डिजिटल स्किल किसी के पास है, किसी के पास डिजिटल स्किल एग्जिस्ट नहीं करती है। सो दिस हैज रिजल्टेड इनटू अ डिजिटल इनइक्वालिटी। सो व्हाट वी नीड इज, हमें ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो कि इंक्लूसिव हो, जो मैन वुमेन सभी को साथ लेकर चले, या फिर एजुकेशन जो है डिजिटल एजुकेशन अवेयरनेस की तरफ जाए। तो यहाँ पे क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है जो सभी के लिए बेनिफिशियल हो, और एजुकेशनल एस्पेक्ट पे फोकस करना साथ में, तभी हम एक ऐसे भविष्य की तरफ जा सकते हैं जहाँ पे सब साथ चलें, इनइक्वालिटी ना हो, डिवीजन ना हो, गैप ना हो, जेंडर इनइक्वालिटी ना हो। जब आपकी टेक्नोलॉजी भी इंक्लूसिव होगी और एजुकेशन की बात करें तो उसमें भी अवेयरनेस इंक्रीज होगी। अब इसमें इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए, अब इन्होंने स्पेसिफिक कि हमने ये किया, हमने वो किया, तो आप तो वो तो लिख नहीं सकते, बट एक आर्गुमेंट है वो लेकर चलते हैं। एक न्यूट्रिशन और एम्पावरमेंट को इन्होंने लिंक किया। इन्होंने कहा कि देखो कि जैसे फॉर एग्जांपल कई सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे पीएम प्रधानमंत्री जो पोषण अभियान है, अब उसमें क्या है कि न्यूट्रिशनल प्रोवाइड करना बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट करना है। अब एक क्या तरीका है कि मान लो पूरा अकाउंटेबिलिटी और सब कुछ आप मैनुअली सब रिकॉर्ड करो, कैसे क्या चाहिए, क्या देना है, तो सब कुछ याद करो, लिख लिख के करो। और दूसरा क्या है कि अगर डिजिटल लिटरेसी की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, लैपटॉप या फिर ये टैबलेट, इसका इस्तेमाल किया जाए, तो उन्हें चीज़ों को मैनेज करना और आसान हो जाएगा। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प, जो है कि एक अगर वुमेन को आप डिजिटल सेंस में एम्पावरमेंट करते हो, तो जो वुमेन उस एरिया में काम कर रही हैं, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट जैसे पोषण अभियान है उसके लिए काम कर रही हैं, तो वो अपना जो कार्य है उसको और अच्छे से कर पाएंगे, और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में भी एक प्रकार का जो रोल है वो प्ले कर सकती हैं। तो ये पॉइंट आपको। दूसरा कहा गया कि फूड सिक्योरिटी के लिए भी सेम सी बात कही गई, फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे जैसे अगर वुमेन है, अगर उनके पास डिजिटल लिटरेसी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी की एक्सेसिबिलिटी है, तो वो बेटर तरीके से अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज का अच्छा इस्तेमाल कर सकती हैं, साथ में उनका सामाजिक और आर्थिक जो एम्पावरमेंट है वो आपका होगा। और फर्दर जब इस सारे लेवल पे अगर वो एम्पावर्ड हैं, तो उनका लाइवलीहुड है, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट, ये भी अपने आप इंप्रूव होगा। तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखना है कि किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी से लिंक्ड है, और डिजिटल टेक्नोलॉजी फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड और न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट से भी लिंक्ड है। सो वी नीड अ जेंडर रेस्पॉन्सिव अप्रोच की हमें जरूरत है। जैसे इसमें कहा गया कि भारत के अंदर जो डिजिटल डिवाइडेड डेटा आप कोट कर सकते हो कि भारत के अंदर 1/3 ऑफ ऑल 1/3 जो है लगभग ऑल इंटरनेट यूजर कंट्री के अंदर वो वुमेन है। इंडिया वाइडेस्ट जेंडर गैप 40% है। यहाँ पे 32% वुमेन इंडिया है वो मोबाइल फोन ओन करते हैं, 60% मैन करते हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप मोबाइल फोन यूज भी करते हो तो उसमें ऐसा नहीं कि आप जैसे मान लो कि वो कपड़े हम खाली देख रहे हैं, मतलब उससे एम्पावरमेंट नहीं होगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जैसे मान लो बहुत सारी चीजें, जैसे अब कोई बच्ची है या कोई बड़ा भी आप मानो वो पढ़ना चाहते हैं, तो आज के समय में ये जरूरी नहीं, क्योंकि बहुत सारे कंस्ट्रेंट होते हैं कि आप नहीं बाहर जा पा रहे हो। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से हम रीच कर सकते हैं, उन तक रीच कर सकते हैं, डिजिटल पेनिट्रेशन के माध्यम से हम रीच कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल पेनिट्रेशन के माध्यम से हम रीच कर सकते हैं। बट अगर डिजिटल गैप मैन वुमेन के बीच में एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटी भी होगी। तो उसको कैसे दूर करें? डिजिटल लिटरेसी, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, इन सब एरियाज पे फोकस हमें करना है। तो यहाँ पे अगर अब इसमें जैसे ये कहा गया कि जैसे वुमेन अगर फोन भी रखते हैं तो उसमें
कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस ही कर सकते हैं। ये सब इतना ही छोटा मोटा काम हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि बढ़िया फ़ोन भी हो, उसको कैसे इस्तेमाल हो, खाली फ़ोन देने से नहीं, उसका इस्तेमाल भी करना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब ये भी ज़रूरी है कि अभी ऐसा ना हो कि भाई हम फ़ोन लिया, अभी उसमें फ़िल्टर बढ़िया लगा के और उधर फ़ोटो खींच खींच के डालना, वो उससे एम्पावरमेंट नहीं होगा। मतलब एम्पावरमेंट के लिए कि अगर कार्य किया जा रहा है, चाहे हेल्थ, एजुकेशन, दूसरा अपने काम को अच्छे से करना, तो वहाँ पे किस तरीके से हम कर सकते, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो पहले तो सबसे जरूरी है कि टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी हो। टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी के बाद ये ट्रेनिंग एस्पेक्ट और ये सब चीज़ें आपकी आ जाती है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अगर आप सेशन लाइव देख रहे हैं तो यूआईएस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। ठीक है, और जो है आज फ्री क्लास भी है, स्पेक्ट्रम जो आपकी किताब है उसकी। तो जैसे पिछले महीने कई क्लासेस थे, उसका नेक्स्ट क्लास आज रात को 9 बजे है, 9 PM के आसपास है। कल भी है 4 PM को। तो ग्रुप में मैं आपको वो शेयर कर दूंगा लिंक, तो क्लास कर लेना आप लोग, चाहे 23-24 जबकि भी आप तैयारी कर रहे हो तो उसको जरूर से करना है। और इसी चैनल के अंदर 8:15 पे एक्सपेक्टेड टॉपिक सीरीज चल रही है। तो आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्सपेक्टेड जो टॉपिक 8 टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो उसको आप लोग थोड़ा सा जरूर से कवर कर लें बढ़िया तरीके से। उसमें बढ़िया PDF भी है, डिजाइंड PDF है, तो आपको आसानी रहेगी। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज ऑलरेडी है। इसके बाद इन न्यूज सीरीज आएगी लगभग 11-11:30 तक वो आ जाएगी। तो उसमें देखो क्या है कि ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट साइंस की जो रिसर्च आ रही है उसको भी मैं कवर कर रहा हूँ, और कुछ हिंदू के अंदर भी कुछ प्रीलिम्स हाइलाइटर्स हैं, उसको भी आई एम कवरिंग। तो उसको थोड़ा सा इस हिसाब से आपको देखना है। तो उसमें सिर्फ आपको नोट डाउन अच्छे से करके नोट्स प्रिपेयर कर लेना है, एंड थोड़ा सेशन को आप लोग शेयर भी जरूर से करें। इतने सारे जो एफर्ट्स हो रहे हैं, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग जरूर से करें, है ना। जो भी एफर्ट लिया जा रहा है उसका मेन एम ये है कि आपको फिर जो भी करंट अफेयर्स है, चाहे किसी भी एरिया की बात करें, उसके लिए फिर आपको कुछ करने की जरूरत है, फिर आप अपने स्टैटिक पार्ट पे फोकस करो, ये ध्यान में रखें। दूसरा ये भी आप याद रखें कि आप नोट्स जरूर से प्रिपेयर करें। इसका PDF मैं आपसे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जो PDF है उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं चैटबॉट। अभी चैटबॉट आई थिंक सभी लोगों ने चैटबॉट है उसका इस्तेमाल किया गया। इसको चैट GPT भी एक चैटबॉट ही है, चैट GPT जिसे हम कहते हैं। तो इसके पैरेलल बार्ड गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है, गूगल हैज इंट्रोड्यूस्ड इसके पैरेलल एक चीज इंट्रोड्यूस की जिसे हम बार्ड बोलते हैं। तो एक तो चैट GPT और बार्ड। ठीक है, चैट GPT और बार्ड। तो देखो आज के समय में चैट GPT का इस्तेमाल है, गूगल से एडवांस्ड है चैट GPT। आप उसमें कुछ भी सर्च करो पूरा आ जाता है। कोई भी चीज़ आप बोलोगे, काम करना चाहोगे तो कर सकते हो उसमें। अगर आप बोलोगे एक अच्छा आर्टिकल या कुछ भी सर्च करोगे तो पूरा लिखा लिखा है, सब कुछ आ जाता है। प्रोग्रामिंग के लिए बोलोगे तो किसी चीज़ का प्रोग्रामिंग लिखा आ जाता है। तो ये है। तो अब इसमें देखो, ये तो चलो एक एडवांटेज। अब इसमें क्या कहा गया कि एक कंसर्न जो है वो रेस किया गया। देखो अगर ये जो चैटबॉट का मतलब क्या, जैसे आप कई बार बैंक की वेबसाइट देखोगे ना, तो उस पर पॉपअप आता रहता है कि अच्छा मतलब कुछ मैसेज टेक्स्ट करोगे तो वो उसका रिप्लाई करेगा। तो चैटबॉट का मतलब ये होता है रोबोटिक वे में आपको आंसर करना, बट हाईली एडवांस्ड होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आप ये याद रखो कि जो इनकी फंक्शनिंग होती है वो किस पर बेस्ड होती है। मान लो मिलियंस डेटा जो होता है उसका ये इंटरनेट से पहले से इनके पास है, उसको एक्सेस करके फिर रिस्पॉन्स लेकर आते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो डेटा है, मतलब जैसे आप इंसान की बात करो, हम लोगों का अपने विचार कैसे डेवलप होते हैं। हमारे विचार डेवलप होते हैं जब हम चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं कि अच्छा बड़ों के साथ ऐसे बिहेव करना है, कैसे सिचुएशन में कैसे टैकल करना है। और हर एक इंसान अलग अलग तरीके से बिहेव कर सकता है, यही तो इसीलिए तो इतनी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो ये चैट GPT है एक एल्गोरिदम, मतलब कोडिंग पर बेस्ड है, कि इनको पता है कि ये डेटा है, ये कोडिंग है, तो रिस्पॉन्स उसी प्रकार का आएगा। तो यहाँ पे अगर वो डेटा में ही बायसनेस हो, मतलब कुछ भी आप लिख दो कि ये चीज खराब है, तो वो वही, अगर डेटा वही है, कोडिंग आपने वही कर रखी, तो वो चीज खराब है वही दिखाएगा। तो यहाँ पे बायसनेस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इथिकल लेवल पे देखा जाए तो सबसे बड़ा जो है वो ये बड़ा आपका चैलेंज बन आपका जाता है। तो यहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डिजिटल टेक्स्ट एक्सट्रैक्टेड होता है इंटरनेट से, जिसका इस्तेमाल चैट GPT के द्वारा किया जाता है। तो उसमें यह होता है कि एक शब्द है, उसी से रिलेटेड दूसरा शब्द, फिर तीसरा शब्द, इस तरीके से लोग डिराइव करके पूरा सेंटेंस, पैराग्राफ, पेज कन्वर्ट करके करते हैं। चैट GPT इस बेसिस पे काम आपका जो है वो करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको, ये एक दो आर्गुमेंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना। बाकी इन्होंने अपनी कहानी बताई है, वो हमें काम का नहीं है। कल जो मैंने आपको प्रश्न दिया था, तो इसमें आई थिंक विजय नाम है स्टूडेंट का। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से इन्होंने आंसर प्रेजेंट किया। मल्टीलैटरलिज्म क्या है, क्या है इंडिया के, क्या है, सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है। तो विजय नाम है, ठीक है, विजय दीनानाथ चौधरी है। तो यहाँ पे विजय यादव नाम है शायद, है ना। तो ये बढ़िया वे में प्रेजेंट आप करते हो। तो अच्छा विजय याद रखो कि यहाँ पे
ये लाइन ऐसे खींचो, ठीक है, इस तरीके से, और फिर अपने आंसर को लिखना। आपको अपने आंसर पोस्ट कर सकते हो। सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको मिल जाएगा, यहीं से पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करना है। तो जो लोग नहीं लिख रहे हैं, जो वेट कर रहे हैं, अरे वो दिन आएगा और जो है फिर मैं लिखना शुरू करूँगा, तो इस तरीके से कभी दिन आता नहीं। आप लिखो, शेयर करो, तो उस चीज़ पर आप लोग थोड़ा सा फोकस करें, बहुत ज़रूरी आपका बन जाता है। अभी होली स्पेशल ऑफर का आज लास्ट डे है, तो अनअकैडमी की वेबसाइट पे जाओ, यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करो, प्लस का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। 12 महीने के सब्सक्रिप्शन में 3 मंथ्स फ्री हैं, 18 महीने के सब्सक्रिप्शन 4 मंथ फ्री हैं। तो इसमें आपके मल्टीपल ऑप्शन, टेस्ट सीरीज, सीसैट सब कुछ है। इसमें आपको लाइव मेंटरशिप भी है आइकॉनिक के अंदर। अब इसमें मेरा जो कोर्स है, जैसे साइंस टेक का कोर्स आप कर सकते हैं, इसके अलावा पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने दूसरे सब्जेक्ट है सबकी लाइव क्लासेस कर सकते हो। अनअकैडमी से आप एपीएफसी कोर्स के लिए भी जुड़ सकते हो, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में है, बाय यूजिंग दिस कोड दैट इज SPLIVE। ऑफलाइन का बैच का भी जो है वो आपको मिल रहा है, नीचे लिंक दिया हुआ ऑफलाइन बैच के लिए, तो उसमें आप क्लिक कर देना और आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो ये आप कर सकते हो। तो 16 मार्च से आपके कुछ बैचेस भी, आरंभ बैच शुरू हो रहा है इंग्लिश और बायलिंगुअल के लिए, तो ये भी आप हिस्सा बन सकते हैं। कॉम्प्रहेंसिव बैच 2024 के लिए है, तो 1 ईयर कोर्स फॉर यूपीएससी इंग्लिश, तो ये भी आप हिस्सा बन सकते हो। तो बहुत सारे, तो इनके लिए अलग से जुड़ने की जरूरत नहीं है। सारे प्रीलिम्स मेंस के स्पेसिफिक जितने भी कोर्सेस हैं सब आप एक साथ एक्सेस कर सकते हो। बस आपको अनअकैडमी की वेबसाइट पर जाना है, फिर यूपीएससी सीएससी सेलेक्ट करना है और प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना। कोड यूज़ करना है SPLI, अगर आप कोड नहीं डालोगे ना तो अमाउंट रिड्यूस नहीं होगा, तो ये ध्यान में रखना है। सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हो। प्रश्न देख लो, टारगेट मीन्स 2023, व्हाट रोल मैराइन बायोडाइवर्सिटी एरिया बियॉन्ड नेशनल जुरिडिक्शन कैन प्ले इन मैराइन रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, मैराइन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एक्सप्लेन द चैलेंजेस एंड लिमिटेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। तो इसका पीडीएफ आपको सौरभ पांड्या अकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। पहले मैं गूगल ड्राइव में आप लोग को डाल रहा था, बट आप लोग में से कई जो है वो पीडीएफ को ही एडिट कर रहे थे, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, मतलब पूरा कंटेंट ही एडिट करके गायब कर रहे थे। तो अब इसमें तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं डायरेक्ट ही आपको गूगल ड्राइव उसमें आई विल पुट, तो आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा। यूआई इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। इन न्यूज़ सीरीज में अब हम डिस्कस करते हैं।